वेलकम स्टूडेंट। असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम स्टार्ट है और आज बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर इलेक्ट्रिसिटी से भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गति से भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितने टाइप के न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी टाइप के प्रश्न को मैं हर टाइप के दो दो प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को देख के और असिस्टेंट ऑपरेटर का आप एग्ज़ाम दे आइएगा। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आशा करता हूं सभी प्रश्न आपके फंस जाएंगे। और पेपर देने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो कमेंट ज़रूर करना कि सर आपके वीडियो का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मैं इंतज़ार करूंगा। मैं पूरी मेहनत के साथ कंटेंट आपको दे रहा हूं। तो बस मैं आपसे ये भी छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप कमेंट करें, आप पेपर दे के आएँ, जिससे हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए कि अगर मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं आपके लिए तो आपको वो कंटेंट मिल रहा है। बस इसी के लिए दोस्त। तो अब आप पूरी वीडियो देख लीजिए, जितने भी टाइप के प्रश्न हम सभी को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, खर्च शक्ति। जब आपसे पूछा जाए तो सिर्फ एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, P बराबर बी स्क्वायर बटा आर। P बराबर बी स्क्वायर बटा आर। P का मतलब क्या होता है, शक्ति, ये आपको याद रखना। बी का मतलब क्या होता है, वोल्ट जो यहाँ दिया गया है। आर क्या होता है, एम्पियर, मतलब प्रतिरोध जो कि यहाँ दिया गया है। तो आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखिए पी हमें निकालना है, इसकी शक्ति बी स्क्वायर। बी कितना है, 150। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, इसे हम गुणा कर देंगे, 2 बार हम गुणा कर देंगे। ठीक, अब क्या है यहाँ पे 1.5 ओम, तो हमें आर नीचे दिया गया तो हम 1.5 लिख देंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो हम चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10, और यहाँ पॉइंट अब हो चुका है ख़त्म। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। अब 10 10 100 और 100 को 15 से गुणा कर देंगे। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 वाट, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वाट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये W नहीं है, 200 वोल्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे। एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध बताएं। मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया शक्ति का कि P बराबर बी स्क्वायर बटा क्या होता है, आर। अब इससे आर मतलब मैं प्रतिरोध भी निकाल सकता हूँ, शक्ति भी निकाल सकता हूँ और वोल्ट भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रतिरोध पूछा गया था, फिर भी हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। P क्या होता है, पावर, शक्ति कितना दिया गया है, 100, तो हम रखेंगे 100 बराबर। B क्या दिया गया है, वोल्ट, वोल्ट कितना दिया है, 200, तो हम रखेंगे 200। कितनी बार है, 2 बार, तो हम 2 बार गुणा करेंगे। हमसे क्या पूछा गया, आर। आर तो हम नीचे ज्यों का त्यों ऐसे रख देंगे क्योंकि आर ही पूछा गया है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिखेंगे तो बराबर का तिरछा हो जाएगा गुणा। तो जब बराबर का तिरछा गुणा करेंगे तो आर को जब 100 में करेंगे तो 100 आर हो जाएगी, आपको पता है। तो मैं इसको मिटा दूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको 100 आर, क्योंकि 100 आर बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4 और 00, इतना हो गया। अगर मैं काटूंगा तो 00 से 00 कट जाएगा। अब आर का मान आ गया 400, आर का मान आ गया 400 जो कि कहीं नहीं दिया गया, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो आपसे इसमें क्या होता है कि P का मान पूछा जाए तो निकाल सकते हैं बी स्क्वायर बटा आर। वोल्ट का नाम पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं। आर का मतलब प्रतिरोध पूछा जाए फिर भी निकाल सकते हैं, और शक्ति पूछा जाए फिर भी निकाल सकते हैं, केवल एक ही फार्मूला रखने से। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ कहा क्या गया, ध्यान से देखिएगा कि प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम में।
श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है बस आपको इतना याद रखना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते जितना आएगा चला जाएगा। ठीक है। अगर समांतर क्रम दिया जाता तो उसका होता 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते चला जाता कौन सा, समांतर। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, श्रेणी, और श्रेणी का मैंने आपसे क्या बताया कौन सा फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला ये। तो यहाँ R का मान निकालना था, R1 3 ओम तो हम रख देंगे 3, R2 2 और R3 5। बस आंसर आ गया 3 2 5 5 10 ओम इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध, देखिए 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध को सप्लाई पर समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर समांतर जोड़ा जाता है तो इसका फार्मूला लिख दीजिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आपसे बताया मैंने, तो यही आपको लिख देना है। अगर हम लिखेंगे 1/, अब मैं इसको हटा दूं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं, इसलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। प्रत्येक के 3 के 6 ओम, तो पहला का 1/6, दूसरा का 1/6 और तीसरा का 1/6। 3 बार कहा गया था, मैंने 3 बार कर लिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको निकालूंगा तो कितना आएगा, हमें पता है 1/R यहाँ पे लिखा है बराबर। अगर देखिए हर बराबर है तो हम जोड़ लेंगे 1 2 3, कितना आया 3/6। हम इसको चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2। यहाँ तक आप समझ गए क्या लिख सकता हूँ, 1/2। ठीक। अब बराबर का तिरछा गुणा होता है तो R 1 कम R बराबर कितना आ गया, 2 ओम, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भी आपके समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर क्या होगा, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या कहा गया, समांतर। समांतर का फार्मूला मैंने क्या बताया, 1/R बराबर 1/R1, R1 कितना 14, 1/R2, R2 कितना 6। बस यही आपको कर देना। अगर हम करेंगे तो 1/R बराबर 14 6 का अगर आप लासा लेंगे तो कितना होगा, 42, 14 3 3 प्लस 6 7 7, तो कितना आ गया, हम लिख सकते हैं 3 + 7 मतलब 10/42, डायरेक्ट लिख सकते हैं 10/42। अगर आप बराबर का तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 42 × 42 बराबर 10R, क्या होगा 10R बराबर 42। अगर आप काटेंगे तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 4.2 ओम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से जितने भी रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप आसानी से अब कर पाएंगे। अगला प्रश्न, इस टाइप के भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी पेपर में, तो हम इसको भी देख लेंगे। 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं। अब देखिए कहा गया समांतर रूप में जुड़े हैं, कितने प्रतिरोध, 10 ओम के 2 हैं। ठीक है। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो संयोजन के समकक्ष प्रतिरोध के बराबर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हम आप पहले वाली लाइन को हल कर लेंगे। समांतर में जुड़े हैं तो समांतर का फार्मूला मैंने बताया 1/R बराबर, यहाँ पे 2 समान प्रतिरोध हैं तो 1/10 प्लस 1/10, 2 बार हो जाएगा। अगर आप इसको निकालेंगे तो कह सकते हैं 1 1 क्या हो जाएगा, 2/10, क्या हो जाएगा 2/10। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 2/10, 2/10 लिख दिया। अब देखिए बराबर का तिरछा गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया 2R बराबर 10, 2 से काटूंगा तो 5, R का मान कितना आ गया, 5। अब 2 समांतर रूप में जो जुड़े हैं उनका प्रतिरोध कितना आया, 5, और तीसरा प्रतिरोध कितना है, 10।
हम जोड़ देंगे तो 10 5 कितना हुआ 15, जो 15 प्रतिरोध के समकक्ष के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए ऐसे प्रश्न 18, 16, 42 और 74 के 4 कैपेसिटरों के समांतर में जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटी, यहाँ पे कई कैपेसिटर जुड़े हैं, आप देखेंगे कैपेसिटर जुड़े हैं, तो समांतर से जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटी क्या होगी, इनका आंसर आपको बताना है। ऐसे प्रश्न भी पेपर में बन सकते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टाइप। अगर आप इसे देख लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी से जितने न्यूमेरिकल हैं आप हल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 18, 16 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का यहाँ फार्मूला याद रखना है, क्योंकि उसका अपोजिट होता है C1 + C2 + C3, जितना होगा इसे करते चले जाएंगे। तो बस कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे समांतर कहा गया तो फिर हम जोड़ लेंगे 18 + 16 + 42 + 74, ठीक है। और इस जोड़ने पे जो परिणाम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 6 14 2 18 4, वो 8 6 14 और 2 16 16 4 20, जो कि जोड़ने पर आया 150 कैपेसिटी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देख लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कैपेसिटी दी गई है, लेकिन तीनों कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या होता है कि 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इसी तरह आपको जोड़ना है। तो बस कर देना है। श्रेणी क्रम जैसे देखें तो आपको करना है, अगर 1/C1 निकालना है तो बस कितना है 1/16 + 1/16 और +1/32। अगर आप इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा 32। 16 दूना 2 बार में, 16 दूना 2 बार में और 1 बार में, अगर देखेंगे तो क्या आएगा 5/32। कितना आया 5/32। अब 5/32 मैं इसको हटा दूं, क्योंकि आप पता चल गया कि कितना आया 5/32। तो आप कह सकते हैं दोस्त, मैंने इतना हल करके आपको बता दिया कि इन सभी को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या आता है 5/32। फिर बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो C 5 = 32, और फिर 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो यहाँ हट जाएगा 32/5 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो इसके कैपेसिटरों की संख्या, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगर मेहनत दिख रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मेरे मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है B = U + AT। जो U होता है इसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, B जो होता है इसे हम अंतिम वेग कहते हैं, ये जो होता है हम इसे त्वरण कहते हैं, और T जो होता है हम इसे टाइम कहते हैं। टाइम को सदैव हम सेकंड में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, हम ये वेग से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं मैं अब पूरा कवर करूंगा। अब कहा गया तो मैं यहाँ पे रखूंगा गति पूछा गया, गति मतलब वेग पूछा गया, B बराबर यहाँ U का मतलब होता है, मैंने क्या बताया, प्रारंभिक वेग कहीं पर भी नहीं दिया गया सवाल में, तो कहीं नहीं दिया गया तो हम 0 रख देंगे, ठीक। प्लस ए का मतलब तो होता है त्वरण कितना दिया गया 4, तो हम रख देंगे 4। टी का मतलब होता है टाइम कितना दिया गया 8, तो हम 8 रख देंगे। तो 4/8 कितना हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार मीटर सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। देखिए फार्मूला वही है, B = U + AT। U + AT, B हमें ज्ञात करना है गति, ठीक है। U प्रारंभिक वेग हो, कहीं पे दिया गया है, नहीं दिया गया तो 0 रखेंगे। प्लस A का मतलब त्वरण कितना दिया गया है यहाँ पे, एक तो हम रखेंगे 1।
टी का मतलब टाइम कितना दिया गया 2 मिनट, मैंने कहा सदैव सेकंड में बदलेंगे, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। तो बी बराबर 120 एकम 120 हो जाएगा। तो 120 जो कि 120 मीटर सेकंड की पावर -1 होगा, गति सदैव -1 होता है पावर में। तो ये अब बी और डी में दोनों में दिया गया, तो बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखिए, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब एक ट्राली एक विराम अवस्था से 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकेंड में उसका वेग क्या होगा। देखिए वेग चाहे पूछो चाहे गति, मैंने कहा क्या बी का मतलब होता है वेग, तो बी बराबर ठीक है u+at मैंने आपको बता दिया, इसी पे रख देना है, कुछ करना ही नहीं था आपको। बी निकालना है। यू का मतलब प्रारंभिक वेग होता है, तो कहीं पे प्रारंभिक वेग दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया तो बिल्कुल मत टच करिए, उसे 0 रख दीजिए, नहीं दिया गया प्लस। ए का मतलब होता है त्वरण कितना दिया गया 2, तो हम रख देंगे 2। टी का मान कितना दिया गया है, टी का मतलब 4, तो 4, तो इनका मतलब कुछ नहीं, 4 दूनी कितना हो गया 8 मीटर सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी कभी गलती से मत करना, क्योंकि इसका मतलब त्वरण हो जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, हमें वेग निकालना था, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर सेकंड से 10 मीटर सेकंड की गति से चल रही है, तो इस कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बताएं। देखिए कुल दूरी यहाँ पूछा गया है, वहाँ पे वेग पूछा जाता था, गति पूछा जाता था, लेकिन यहाँ कुल दूरी पूछा गया, तो कुल दूरी का फार्मूला होता है यस बराबर UT प्लस, ये टी है आपको याद रखना है, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। तो यस मैंने लिख दिया। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है, मैंने बताया प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर सेकेंड, 5 मीटर तो हम रखेंगे 5। टी का मतलब होता है टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो हम रखेंगे 5। फिर प्लस था, हम रखेंगे प्लस। फिर 1/2 है, 1/2 रखेंगे। ए का मान क्या होता है, ए का मतलब त्वरण कितना दिया गया 1, तो हम फिर रखेंगे 1। टी का मतलब क्या होता है टाइम रखा गया है 5, तो हम रखेंगे 5। ठीक है 5 पर स्क्वायर, क्योंकि टी पे स्क्वायर है। बस आपका लग चुका है, कुछ भी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 50 25, और यहाँ पे भी 50 25। अगर 25 होगा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 और 25 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37.5 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आप इसको काट के चेक कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। इसका जो फार्मूला होता है सेम क्या होता है, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। फिर एस समय निकालना है। यू का मतलब प्रारंभिक वेग, इस पूरे सवाल में प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया तो 0 रखेंगे। टी का मतलब टाइम कितना दिया गया 8, तो हम 8 रखेंगे, प्लस रखेंगे, और उसके बाद 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। फिर ए का मतलब त्वरण है, त्वरण कितना दिया गया यहाँ पे 3, तो हम 3 रखेंगे। आप त्वरण पहचान लीजिएगा, जिसके पावर -2 होगा वो त्वरण होगा, इतना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
ठीक है 3 और टी का मतलब टाइम, टाइम कितना दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 8 जीरो 0, 8 जीरो 0, तो जीरो का मतलब ही कुछ नहीं, इसे हटा दीजिए। 2 को 8 से काटेंगे 4 बार में, 2 चौक 8, तो 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96, तो यस का मान कितना आ गया 96 मीटर। 96 मीटर, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी के बेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। साइकिल का त्वरण की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कुल लंबाई नहीं पूछा गया है। कुल लंबाई पूछा जाता तो सेम फार्मूला अभी जो हमने हल किया वही लगाते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है त्वरण। अब देखिए त्वरण आप निकाले हैं, बेग आप निकाले हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था वो क्या था, बी बराबर यू प्लस ए टी। बी का मतलब बेग, पूरा बेग क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है। पूरा बेग कितना दिया गया है, टाइम देखिए जब 30 सेकंड में चलता है तो 6 मीटर सेकंड हो जाता है, उसका बेग कितना हो जाता है 6, तो बी का मान मिल गया 6, क्योंकि अंतिम बेग है, हो जाता है, ये अंतिम बेग है। यू का मतलब प्रारंभिक बेग, पूरे सवाल में कहीं नहीं दिया गया है तो 0 रखेंगे, प्लस ये का मतलब होता है क्या, त्वरण। त्वरण कहीं नहीं दिया गया, यही पूछा गया, तो ये हम सेम का सेम रखेंगे। टी का मतलब टाइम होता है, टाइम कितना दिया गया 30, तो हम रखेंगे 30। तो देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, अगर हम इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 30, ये बराबर का कितना है 6 यहाँ पे। अब अगर हम 30 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे, ये भी आपको पता है, क्योंकि नीचे चला जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 1/5 कहाँ पे दिया गया है आपसे पूछा जाए, तो अगर आप देखेंगे त्वरण में तो पहले आपको पता है स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर कहाँ पे दिया गया, स्क्वायर तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पहले तो आपको पता होना चाहिए 1/5 को अगर आप भाग देंगे तो 0.2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2। आपको पता होना चाहिए कि 1/5 को हम कैसे भाग देते हैं, जैसे 5 1, यहाँ पे 0 0 दशमलव 5 दूनी 10, ठीक है। इतना मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने बता दिया। एक प्रश्न और है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अगर जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए उस टाइप के मैं प्रश्न को करवा रहा हूँ। इसको देख लीजिए, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान का विश्राम स्थल से 10 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। देखिए जब पूछा जाए धावन पथ की लंबाई, कुल दूरी पूछा जाएगा, तो मैंने आपसे बता दिया कि कौन से फार्मूले लगेंगे। गति पूछा जाएगा, वेग पूछा जाएगा, और साथ में त्वरण पूछा जाएगा, तो जिसका एक फार्मूला आपको रखना है। अब यहाँ पे पूछा गया है पथ की लंबाई। पथ की लंबाई ज्ञात कीजिए, कुल दूरी नहीं, यहाँ पे पथ की लंबाई। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, तो इसका अगर जो फार्मूला होता है वो होता है b² बराबर u² प्लस 2g's, ठीक है। किसका, पथ की लंबाई पूछी जाएगी तब। b का मतलब होता है बेग, बेग कितना 100 मीटर सेकंड के बेग से उड़ान भरता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट रखना है, याद रखना है। तो 100 मीटर सेकंड के बेग से उड़ान भरता है। अब हम इसको हल करेंगे। तो अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी। देखिए b का मान तो आपको दिया गया, बेग से उड़ता है, बेग का मान दिया गया है। b का मतलब बेग होता है, तो हम रखेंगे 100, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, बराबर है हम बराबर रखेंगे। u जो है
u का मान होगा, कहीं नहीं दिया गया है तो हम रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2। जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है 9.8, लेकिन लगभग आंसर सभी पॉइंट में कोई नहीं है, तो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 होता है, तो हम रख दें या सीधा सीधा 10 रख दें, क्योंकि अगर पॉइंट में सवाल नहीं है तो आप गुरुत्वाकर्षण जी का मान 10 भी रख सकते हैं, लगभग 10 होता है। यस, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, तो इसका मतलब कुछ नहीं। 2 दहम्मा 20 और 20 को यस से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 यस। ठीक है, अब 20 को इससे काटेंगे तो 5 बार में, और 100 पंचे कितना हो गया 500, तो यस का मान कितना आ गया 500, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट की गेंद की ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऊंचाई भी दिया गया और प्रारंभिक वेग पूछा गया, तो मैंने बताया था कि क्या होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2GS। बी का मतलब होता है अंतिम वेग जो कहीं नहीं दिया गया, तो हम लिख देंगे 0 का स्क्वायर बराबर यू का मतलब होता है क्या, प्रारंभिक वेग जो कि कहीं पर भी नहीं दिया गया है, कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर सेम का सेम, क्योंकि यही हमें निकालना है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब यू होता है, माइनस 2 रखेंगे, जी का मान गुरुत्वाकर्षण का 10, यस का मतलब होता है स्पीड, लेकिन यहाँ स्पीड मतलब हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना 5, तो हम 5 रखेंगे। तो 2 दहम्मा 20, 20 पंचे 100, कितना हो गया 100, तो मैं डायरेक्ट इसको 100 लिख सकता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 100। अगर ये उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उस पार जाएगा तो माइनस का 100 क्या हो जाएगा बराबर का 100, स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो u का मान प्रारंभिक वेग का मान आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर देना है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई बताओ। देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम रख देंगे यस बराबर यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक, लेकिन अभी अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी आपने कहा था कि जब ऊंचाई रहेगा तो उसका फार्मूला आपने बताया था कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2GS रख दीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पे इसे क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कारण समझिए, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है, क्योंकि यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब यहाँ ऊंचाई नहीं, यहाँ इस क्या होता है, यस का मतलब यहाँ ऊंचाई होती, कितनी ऊंचाई है उसे रखना था। ठीक है, जो कि इस प्रश्न में कहीं पर नहीं दिया गया है, तो मैं कैसे रख दूंगा इस पे, जब ऊंचाई नहीं दिया गया, ना यहाँ पे यू ना बी, कुछ तो मिलना चाहिए, तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस फार्मूले को नहीं रख सकता। इसीलिए मैंने इस फार्मूले को उठाया यस का मतलब निकालने के लिए, क्योंकि टी का मतलब टाइम, और टाइम यहाँ दिया गया है, बस निकाल लेंगे। यस बराबर यू का मान नहीं दिया गया तो 0, टी का मान दिया गया है 4, तो हम 4 रखेंगे प्लस 1/2, ठीक है, गुणे जी का मान 9.8 और टी का मतलब 4, और 4 को हम कर देंगे स्क्वायर, तो जे के 4 जरिए हम 0, इनका कहानी कुछ, इसका मतलब कुछ नहीं। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, अब 2 चौक 8, 8 को 9.8 से करेंगे तो 78.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये भी डाउट आपके अंदर का क्लियर हो। प्रश्न है 12 N मतलब न्यूटन तथा 8 N परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल की अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए दोस्त, अगर 12 न्यूटन और 8 न्यूटन का परिमाण जो है, ठीक है, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन का परिमाण, 2 बल एक ही वस्तु पर अगर लगे हैं, क्या कहा गया, एक वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान, तो कुछ भी करना नहीं है, अगर एक ही वस्तु पर लगे हैं तो 12N जो ये है और प्लस 8N हम जोड़ देंगे, और क्या हो जाएगा 20, ये आपको याद रखना है, 20N इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, एक बल 2I + 3J + 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा। आपको पता होना चाहिए दोस्त, I को हम X कहते हैं और J को हम Y कहते हैं और K को हम क्या कहते हैं Z।
ये आपको पता होना चाहिए। इसका एक फार्मूला है, बस आपको इतना याद रखना है, अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, इस पे आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ अंडर रूट करेंगे, एक्स का मान क्या है 2, या आप आई मान लीजिए, आई का स्क्वायर या जे का स्क्वायर या छः का मतलब के का स्क्वायर कर दीजिए, बात एक ही है। तो आई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9, और 6 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। अब इसको आपको जोड़ लेना है, तो 9 4 13 और 13 इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49, ठीक है। और 49 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त ऐसे प्रश्न छपेंगे पेपर में, तो पूरी वीडियो आपको देख लेना है, बस देखने के बाद आप आसानी से जाके आप पेपर दे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 सदिश 4i प्लस 7j तथा 2i प्लस 3j जोड़े जाते हैं तो इन सदिशों का योग का परिमाण क्या होगा। देखिए, इन्हें पहले क्या किया जाता है, पहले जोड़ा जाता है और फिर इन सदिशों का योग का परिमाण ज्ञात किया जाता है। परिमाण ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे और जोड़ेंगे 4i और 2i यहाँ है, तो 4i 2i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6i, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7j है, यहाँ 3j है, 7j और 3j जोड़ेंगे तो हम क्या कितना हो जाएगा 10j, ये भी आपको पता हो गया। बस मैंने आपको क्या बताया, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 136, जो कि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त, अगर आपको इसमें मेहनत दिख रही है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो दोस्त बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्त, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 यन है और द्रव्यमान 20 केजी है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए होता है भार बटा द्रव्यमान। क्या होता है, भार बटा द्रव्यमान। अब आप ये बताइए भार कितना है। भार यहाँ पे आप देखेंगे तो भार दिया गया है 200, द्रव्यमान कितना दिया गया है 20। बस आपको कुछ करना नहीं, अगर आप इसे काट देंगे 20 दामा 200, तो 200 इसका त्वरण का मान होता है 200 मीटर सेकेंड स्क्वायर, हमें पता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी वस्तु का भार 20 केजी है और पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा, आपको बताना है। पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा। अब देखिए, उस वस्तु का भार कितना है 20 केजी, और पृथ्वी पे अगर आपसे पूछा गया है तो कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया गया है 9.8, तो हम 9.8 से कर देंगे गुणा, ठीक है। हमें पृथ्वी पर देखना है, बस अगर करेंगे तो होगा 2 8 16, 2 9 18, 1 19, ठीक है। 196 यन आ जाएगा न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 यन है। अब देखिए, यहाँ पर भी कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपसे केवल क्या पूछा गया, द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए हमें पता है पृथ्वी पर उसका कितना है भार 196, ठीक है। और हमें पता है गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है 9.8। 9 पॉइंट के बाद एक संख्या तो हम 0 बढ़ा देंगे, अब यहाँ पॉइंट ख़त्म हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में जा रहा है, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 केजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 20 यन एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। अब देखिए, जब आपसे पूछा जाए बल और विस्थापन के बीच का कोण, ठीक है, और यहाँ पे W मतलब जूल दिया गया है, तो इसका फार्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा,
ठीक है। अब देखिए डब्लू, डब्लू का मतलब क्या है, जूल। कितना जूल दिया गया 20, तो हम तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर यफ। यफ क्या दिया गया है, यन जो होता है ये होता है यफ। यफ का मान याद होना चाहिए आपको 20। यस मतलब यहाँ पे स्पिन मीटर कितना दिया गया है 2, तो हम रखेंगे 2, ठीक है। और फिर क्या रखा गया कास थीटा, तो हम रखेंगे कास थीटा। बस आपको कुछ करना नहीं है, इस 20 से 20 काट देंगे एक बार में। अब हमें क्या पता है, अगर ये 2 बचा है, 2 इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर का कॉस थीटा। 1/2 बराबर का कॉस थीटा। अब 1/2 कॉस थीटा का कौन सा मान होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कहेंगे 60 अंश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि एक हवाई जहाज में 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। कुछ भी करना नहीं है, कितना है 20,000 जूल है, हमें पता है 20,000 कितना है जूल है। और हवाई जहाज कितनी मीटर दूरी तय करता है 4000 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितना बल लगेगा, तो हम 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। इसको काटेंगे कितने बार में, 5 बार में। कितने बार में, 5 बार में, तो 5 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्त मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। अच्छा आपको पता होना चाहिए, अगर बल F बराबर 0 है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं मैं सभी टाइप के प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 यन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य का मात्रा क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब किया गया कार्य आपसे पूछा गया, हमें पता है क्या होता है, W बराबर एफ यस। W बराबर एफ यस, तो W का मान ही पूछा गया है यहाँ पे। F का मान तो दिया गया है कितना, F का मैंने आपको क्या बताया, यन कहा जाता है 1 न्यूटन, 1 यस कितना 1 मीटर, तो W का मान आ गया 1 एकम 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि कोई कार 500 यन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है तो किया गया कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए किए गए कार्य मतलब जूल, मतलब क्या होता है W बराबर मैंने क्या बताया एफ यस W। अब देखिए एफ क्या है 500 न्यूटन, यन अब देखिए 500 हम रखेंगे 500, यन कितना मीटर 15 किलोमीटर। अब देखिए 15 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर। बस 15 पचे क्या हो गया 75, और 15 पचे क्या हो गया 75, और 75 के बाद 2 और 3 5 जीरो होना चाहिए, तो W का मान आ गया 2 3 2 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 10 यन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपसे केवल कार्य पूछा गया है, और कार्य क्या करेंगे आप, W बराबर एफ यस। यहाँ पे जो केजी दे दिया गया, यहाँ पे आपको भड़काने के लिए दे दिया गया है, कुछ करना नहीं है। W है बराबर रखेंगे, यफ मैंने क्या बताया, जो यन दिया जाता है उसी को मान यफ कहते हैं, तो 10। यस मतलब क्या मीटर, कितना मीटर 2, तो बस आपका आंसर आ गया। W का मान आपको मिल गया 10 दूना 20, तो 20 जूल जो हो जाएगा, ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त जब आप किसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। हमारे पास समय कम है, इसलिए इस टॉपिक को इसी तरह आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको पूरा थ्योरी के साथ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 50 यन का एक बल्ब एक वस्तु को 10 यम तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। फिर बिल्कुल इजी है, मैंने आपसे क्या कहा, W बराबर क्या होता है एफ यस। W बराबर एफ यस होता है, तो W एफ का मान 50, यस का मान 10, 50 दाम कितना हुआ 500, तो 500 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक बस 4000 यन के स्थिर बल से चलती है, तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा
तय की गई दूरी क्या है। अच्छा, अभी आपसे मैंने क्या कहा, इसका फार्मूला क्या होता है, W बराबर एफ यस। W बराबर एफ यस। यफ मैंने किसको कहा था, मैंने आपसे कहा था यफ मान जो होता है वो यन का होता है। और यस यहाँ पूछा गया है, यस मतलब यहाँ पूछा गया दूरी, स्पीड पूछी गई है तो स्पीड पूछी गई हम रख देंगे। अब यहाँ पे W तो ऑलरेडी दिया गया है, W कितना दिया गया 2000 जूल, तो हम रख देंगे 2000 जूल बराबर यफ। अब यफ का मान कितना दिया गया 4000, तो हम रख देंगे 4000। ठीक है, यस का मान पूछा गया तो हम यहाँ पे एस रख देंगे, कुछ करना नहीं। 3 जीरो से हम 3 जीरो काट देंगे। अब देखिए इसको अगर करेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम रखेंगे तो 2/4, 2/4 काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.5 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। कुछ करना भी नहीं था आपको यहाँ पे, बिल्कुल कुछ करना नहीं था, क्योंकि अगर आपसे यस पूछा गया तो 4 से अगर 2 में भाग देंगे तो 0.5 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए इसे हम हल कैसे करेंगे। देखिए इसका जो फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब b का मान तो यहाँ दिया नहीं गया है, b का मान दिया नहीं गया है। b का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, b का मान क्या होता है, b बराबर u माइनस जी टी। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो मुझे b का मान मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, b का मान निकालने के लिए u किसे कहते हैं, u किसे कहते हैं, u कहते हैं, हमें पता है वेग को, तो त्वरण कितना दिया गया 20 मीटर सेकंड, तो हम रखेंगे 20। ध्यान से आपको समझना, 20 माइनस जी क्या है, जी गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना दिया गया है 20, तो 20। टी क्या है, टाइम है, टाइम कितना दिया गया है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड। तो क्या आया यहाँ पे, मैंने कहीं गलती तो नहीं किया है, पहले मैं ध्यान से देख लो। यू का मान कितना दिया गया 20, ठीक है। और जी का मान, सॉरी दोस्त, जी का मान यहाँ पे 10 दिया गया था, मैंने यहाँ 20 रख दिया, तो मैं पहले रखूंगा जी का मान कितना 10। टी टाइम कितना दिया गया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड। अब बी का मान मैं ऑलरेडी निकालूंगा, तो 20 यहाँ और 10 दूना 20, 20 से 20 चला जाएगा तो हमें बी का मान कितना मिल जाएगा 0। ठीक है, अब इस पे हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी करना नहीं था, गतिज ऊर्जा पूछा गया था, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv² होता है, तो हम रखेंगे 1/2। यम कितना है, यम कितना है 2 किलोग्राम, तो 2 रखेंगे। ठीक है, अब बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 0, तो हम रखेंगे 0 का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 0 का मान ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तो 0 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 जूल, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। दोस्त इतना इजी तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला है। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग क्या होगा, आपसे पूछा गया है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे गतिज ऊर्जा, ठीक है, वेग पूछा गया, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, मैंने आपसे बताया 1/2 mv²। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा ऑलरेडी दिया गया है कितना 120, तो मैं रख दूंगा 120 बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ पे एम का मान का मतलब क्या होता है 15 केजी, द्रव्यमान तो हम रखेंगे 15। बी वस्तु का वेग, यही हमें ज्ञात करना, तो हम यहाँ रखेंगे b²। यहाँ तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ कुछ नहीं, तो बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा। अगर गुणा करेंगे तो 120 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 240, क्या हो जाएगा 240। तो मैं इसको काट के हमें पता होगा कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 240। ठीक है, अब 15 से अगर मैं 240 को काटता हूँ तो कितनी बार में जाएगा, 15 एकम 15। ठीक है, और कितना बचा, वो 15 कम 15, 9 15 छक्का 90। अब 16 इधर आ गया, इधर बचा b², स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट। तो b का मान क्या आ गया 4 मीटर सेकंड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सवाल अगर दोस्त आप समझ के करेंगे तो हर प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। कोई प्रश्न बड़ा और छोटा नहीं, बस समझने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा गतिशील ऊर्जा क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न में तो बिल्कुल आसानी, इसमें कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे गतिशील ऊर्जा पूछा गया है। गतिशील ऊर्जा का मैंने फार्मूला क्या बताया 1/2 mv²। ठीक, तो 1/2 यम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 20,
बी मतलब बेग, और कितना बेग 10 मीटर सेकंड, तो 10 को स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 10 से 2 बार गुणा कर देंगे। अब 2 से 20 को काटेंगे 10 बार में, 10 दहम्मा 100 और 100 दहम्मा 1000, 1000 जे मतलब जूल हो जाएगा गतिशील ऊर्जा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। तो दोस्त हर टाइप के मैं प्रश्न को करवाता हूँ, इससे इजी वे में आपको कोई नहीं बताने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक वस्तु की संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान है। ठीक है, तो संवेग यहाँ ज्ञात करना है। देखिए संवेग का फार्मूला होता है P बराबर यम.एस, P बराबर यम.एस। बस कुछ करना नहीं था, हमें P संवेग का मान ज्ञात करना था। यम मतलब द्रव्यमान कितना है 50, यस मतलब कितना है 6 मीटर सेकंड, तो 50 गुणे 6। अब आपका आ गया P का मान आ गया 5 छक 300, 300 गुना 300 किलोग्राम मीटर सेकंड। स्क्वायर होता है संवेग का, पावर -1 होता है, ये याद रखना है, कहीं पावर ये प्लस में ये सब नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फिर आपके सामने सेम प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं था, सेम प्रश्न आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने अभी आपको बता दिया क्या होगा, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर सेकंड पावर -1 है, तो वस्तु का संवेग। यहाँ पर भी सेम प्रश्न है, मैंने बताया क्या होता है P बराबर यम.एस। ठीक है, P का मान ही मुझे ज्ञात करना था, यम का मान 85 किलोग्राम, यस कितना है 60, हम कर देंगे 6 पंचे 30 और 8 छक 48, 49 50 51, कितना होगा 5100 किलोग्राम के मीटर सेकंड के पावर -1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा, शक्ति ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये शक्ति ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका होता है mgh। क्या होता है mgh, बस इसी पे रख देना है। तो मैं पहले इधर फार्मूला रखता हूँ W बराबर mgh। ठीक है, तो हम निकालेंगे W बराबर, यम कितना है 50 kg, तो हम रखेंगे 50। ठीक है, फिर जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना दिया गया 10, तो हम रखेंगे 10। यच का मतलब होता है ऊंचाई। अब देखिए 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। ठीक है, 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, तो हमें 10 सेकंड पे ध्यान नहीं देना है। 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 16, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 16। अब 45 सीढ़ियाँ है और 45 सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 है, तो 16 पंचे कितना हुआ 80 और 16 चौके 64, 64 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 62, और सॉरी दोस्त 72, ये 720 आया। 720 क्या आया, ये सेंटीमीटर में है। अगर ये 720 सेंटीमीटर में है, हमें पता है कि यच दो ऊंचाई से मीटर में रखते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, और अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 7.20, कितना आएगा 7.20। तो हमें ऊंचाई मिल चुकी, ऊंचाई कितनी मिली 7.20, अब हम रख देंगे 7.20। ठीक, बस आपका आंसर आ गया है, यही आपको गुणा कर लेना है। 5 धामा कितना हो गया 500, कितना हो गया 500, और 500 गुणे 720 आपको कर देना था। 500 गुणे 7.20 यही कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। एक घर में एक माह में 900 गुणे 10 की पावर 6 जे ऊर्जा की खपत हुई तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा, आप ये बताइए एक इकाई में ऊर्जा का मान कितना होता है, एक यूनिट में ऊर्जा का मान कितना होता है। तो एक यूनिट में जो ऊर्जा का मान होता है वो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 होता है। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पे कुल ऊर्जा कितनी खपत हुई है 900 गुणे 10 की पावर 6, और एक इकाई का मान कितना होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6। अगर मैं इसको करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा हमारे में कितनी ऊर्जा खपत हुई है। तो मैं इसको 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 काट दूंगा। अब क्या बचा 900 3.6। अब पॉइंट के बाद एक संख्या में यहाँ जीरो बढ़ा दी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि
पॉइंट ख़त्म होगा तो 6 से काटेंगे 6 का होगा 36 और 6 कम 6 6 पंचे 30 1500। अब जब मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा 250। कितना आएगा 250। तो ऊर्जा कितना आ गया 250, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयाँ की खपत हुई। यदि ऊर्जा का जूल में परिवर्तन किया जाए तो यह कितना होगा? बिल्कुल इजी है, कुछ करना नहीं है। एक ऊर्जा मैंने बताया, एक यूनिट का मान कितना होता है? एक यूनिट का मान होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6। ठीक है। अब अगर एक यूनिट का मान 3.6 गुणे 10 के पावर 6 होता है और 5 दिनों में कितनी इकाइयाँ खर्च हुई है 100, तो मैं कह सकता हूँ गुणे यहाँ 100 लिख दूंगा। अब मैं 100 को दो टाइप से लिख सकता हूँ। कैसे? 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर 2, क्योंकि 10 दहम्मा क्या होता है 100, ये भी आपको पता है। बस आपका आंसर लग चुका है। 3.6 मैं इधर रख दूंगा गुणे। और अगर नीचे का संख्या समान हो तो घाते क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 10 गुणे 6 दो जोड़ दूंगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 8। तो 3.6 गुणे 10 की पावर 8 होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? आपसे ये पूछा गया, इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, और एफ का मतलब होता है फोकस। इतना आपको पता होना चाहिए। बी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू का मतलब होता है फोकस की दूरी, और यू की मतलब होता है वस्तु की दूरी दोस्त, और बी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ का मतलब होता है फोकस। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, तो यहाँ पे यफ कितना दिया गया है? माइनस का 20। अब माइनस क्यों लगाया गया? मैं आपको जितना बता रहा हूँ समझिए, क्योंकि समय कम है। थ्योरी अभी जस्ट आपकी अभी कंप्लीट हो जाएगा, मैं थ्योरी की क्लास लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि जब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं तो यफ का मान कितना होगा। अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया तो -20 रखेंगे। ठीक है। अब अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए, अब देखिए अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू का मान भी हमें मिल गया कितना है? -30। और यहाँ पे क्या गया? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? बी का मतलब हमें निकालना है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये होता है प्रतिबिंब। देखिए फार्मूला सभी का एक होता है। अब हम हल कैसे करेंगे इसमें? अगर हमसे प्रतिबिंब का अगर मान पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं, अगर वस्तु की दूरी पूछी जाए तो भी हम निकाल सकते हैं, और फोकस दूरी पूछा जाए तब भी निकाल सकते हैं। सिर्फ रखना आना चाहिए। अब कैसे रखेंगे? 1/f का मतलब होता है 1, तो हम रखेंगे ही। f का मतलब कितना है? -20, तो हम -20 रख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप? अब बराबर रखा है तो हम बराबर रख देंगे। 1/u 1 रखेंगे। u का मान क्या है? -30, तो हम यहाँ -30 रख देंगे, प्लस 1/b। अब b का मान कुछ नहीं है तो हम 1/b ज्यों का त्यों रखेंगे। अब आप यहाँ ये बताइए दोस्त कि अगर मैं माइनस का 1/-30 इस पार ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लस का हो जाएगा या नहीं होगा? आप कहेंगे प्लस का हो जाएगा जब मैं इस पार ले आऊँगा। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं? आप समझिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ हट जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा? बराबर। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए पहले भी करके आपको बता दे रहा हूँ कि आपको समझने में समस्या ना हो। जैसे ये लिखा है, तो आपको जब इसे आप पक्षांतर करेंगे तो 1/b तो आएगा ही, तो 1/-20 है, और ये जब इस पार आएगा तो प्लस का 1/30 हो जाएगा। ये तो आपको पता है। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो हमें मैनेज करना होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हमें पता है -30 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/30, और हमें यहाँ आ गया 1/b। अब प्रतिबिंब हम निकाल सकते हैं। 20-30 का लासा अगर लेंगे तो कितना होगा? -20-30 का लासा लेंगे। अब इधर हम हल करते हैं तो 60, 20 तियाँ माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस से 30 दूनी। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे -3
सॉरी दोस्त, यहाँ प्लस है, -3 से 2 निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बटा क्या बचा, 60, माइनस का 1 बटा क्या बचा, माइनस का 1 बटा 60 आया, किसका मान आया, 1 बटा बी का, क्योंकि 1 बटा बी हम निकाल रहे हैं। तो अगर माइनस का 1 बटा 60 आया 1 बटा बी का, तो बराबर का क्या होता है, तिरछा गुणा, तो बी एक कम बी और 60 एक कम 60, ठीक है। तो बी एक कम बी हो गया, बात को समझिएगा आप ध्यान से। तो बी एक कम बी, बी का मान कितना आ गया, 60, बी का मान कितना आ गया, 60, तो हम 60 आराम से रख देंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मेरा टारगेट था दोस्त कि जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आए हैं मैं सभी को एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूं, और आज मैंने कंप्लीट करवा दिया और मैंने पूरी ताकत लगा दी आप लोगों के लिए। अगर आपको मेहनत दिख रहा है दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्र, और अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। यूपी पुलिस की क्लास 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जो बिल्कुल रामबाण साबित होगी, तो क्लास इग्नोर आगे नहीं करना है आपको। धन्यवाद।